सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हम लगातार सावधानी पर बल दें। मास्क जरूर पहने, अच्छे से पहने, पर्सनल हाइजीन यानी स्वच्छता को अपनाएं। मानसिक सेहत पर ज़रूर आप ध्यान दें और साथ ही यदि आप एलिजिबल हैं, अब तो 18+ एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन भी खुल गया है, तो टीकाकरण ज़रूर करवाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार और दूरदर्शन की ये विशेष प्रस्तुति आरोग्य भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कोविड-19 पर चर्चा के लिए मेरे साथ दिल्ली स्टूडियोज़ में 2 मेहमान मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर निमेश देसाई का। नमस्कार डॉक्टर साहब। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली से। डॉक्टर संजय राय हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार। प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से। डॉक्टर निमेश, आपसे शुरू करूंगा। सबसे पहले बच्चों की बात करते हैं। जिस तरह से पैंडेमिक को आए साल भर हो गया और अब दूसरी लहर का कहर भी है, तो क्या पैटर्न आप देखते हैं बच्चों में? तो चाहे माँ बाप हों, समाज हो, किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनकी मानसिक सेहत अच्छी रहे? पिछले साल बच्चों पे ज़्यादा असर था लॉकडाउन का। इस साल दूसरी लहर में इन्फेक्शन बच्चों को हो रहा है। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। दूसरे, चूंकि ट्रांसमिशन इतना रैपिडली हो रहा है और मोर्टालिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो बच्चे बिना माँ बाप के रह जाते हैं। ये भी हो रहा है। या तो माँ बाप एक या दोनों गुजर जाते हैं, या वो कहीं आईसीयू में है, तो बच्चे अकेले रह जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो एक दूसरा इश्यू है। तीसरा, लॉकडाउन और सोशल एक्सपोजर की लिमिट अब जो है लंबी हो गई है, तो जो भावनात्मक और व्यवहारिक असर है बच्चों पर, वो भी ज़्यादा दिखने लगा है। अलग अलग सिम्टम्स हैं। हमें ये ज़रूर समझना चाहिए, मुझे लगता है सबसे पहली बात, कि समाज में जहाँ भी हमें मौका मिले, जैसे हम सबके लिए सच है, ऐसे हालात में किसी भी रिएक्शन को एबनॉर्मल समझ के रिएक्ट ना किया जाए, खासकर बच्चों के लिए। जी। कोई भावनात्मक एक्सप्रेशन हो, कोई बच्चा चुप रह रहा हो, शारीरिक लक्षण हो, कोई अजीब सा बर्ताव हो, कोशिश करें बच्चे को समझने की, बच्चे से बात करने की। अगर 6, 8, 10 साल से बड़ी उम्र के हैं तो बातचीत हो भी सकती है। अच्छा। एक टेक्निक होती है, अगर उससे छोटी उम्र के बच्चे हैं तो प्ले थेरेपी या ड्राइंग टेक्निक्स या दूसरी जो टेक्निक है, उससे उसी भावनाओं का पता चले। तो सबसे पहले मुझे लगता है, एक तो रिएक्शन को किसी को हम जज ना करें, लेबल ना करें। दूसरा, खुले मन से, चाहे हम खुद भी परेशान हो, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा और सहनशीलता से देखा जाए, उनकी बात को समझने की कोशिश की जाए। डॉक्टर संजय, बच्चों को क्या कहें? आप क्या कहेंगे बतौर अभिभावक? कौन से शब्दों का प्रयोग करें, कौन से शब्दों का जाने प्रयोग ना करें? हाँ बिल्कुल। देखिए, बच्चों का अगर हम देखें तो स्पेशली हमारे कंट्री में 1 साल से ऑलमोस्ट वो घर के अंदर कैद हैं। थोड़ा बहुत खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं, स्कूल बंद हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। बीच में कुछ स्टेट्स ने कुछ दिनों के लिए खोला, तब तक की इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उनके रियली मानसिक विकास पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। अभी बढ़ती ही उम्र है उनकी जो है। सो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत जल्दी जो है, हो सकता है यह खुशखबरी मिले कि अब हम जो है इतने बंधन में नहीं रहेंगे। कई उसके कारण है, वैक्सीन आ चुका है, वैक्सीन लग रहे हैं लोगों को, नेचुरल इन्फेक्शन भी जिस तेज गति से हुआ है, उस तेज गति से दोनों मिला के जो है, जो हम एक कहते हैं कि कंट्रोल होना, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उसके नजदीक हम दोनों को मिला के पहुंच जाएंगे। पर इसलिए बच्चे अब खुश रहें। ये तो अच्छी बात आपने बताई। पर डॉक्टर संजय, पिछले सप्ताह ये भी चर्चा हुई कि दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर में, और खासतौर पर बच्चों पर उसका असर, तो इसको फिर कैसे समझें? हाँ, देखिए, बच्चों पे ये कहना किसी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि नया स्ट्रेन आएगा तो कैसा बिहेव करेगा। एक अगर नया स्ट्रेन आता है, जैसे अभी हुआ कि पिछली बार में और इस स्ट्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यंग भी उतने ही हाई ग्रेड फीवर और उस पर हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि बच्चों में हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि बच्चों में होगा। दूसरा, अभी तक जो भी ग्लोबल एविडेंसेस हैं कि जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है वो बेटर एंड लॉन्गर प्रोटेक्शन दे रहा है। उस पर कई पब्लिकेशंस भी आ चुके हैं, हाई इम्पैक्ट जर्नल में आ चुके हैं। और ऐसा नहीं कि बच्चे अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। अभी दिल्ली का सीरो सर्वे देख लीजिए, तो टोटल जो है 54% के आसपास था, लेकिन बच्चे 60%। सो बच्चों में ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, बच्चों में इन्फेक्शन हो रहा है। सो ज़्यादातर बच्चे जो है अभी तक की एविडेंस से कह सकते हैं कि वो प्रोटेक्टेड हैं। जहाँ तक वैक्सीन और बच्चों की देने की बात है, तो देखिए, किसी भी वैक्सीन को देने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे हमने सरकार ने बनाया कि कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ या एल्डरली के साथ, या जो लोग इसके साथ हैं, मतलब रिस्क पे ज़्यादा हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इस सब के बच्चों में अगर देखा जाए तो रिस्क
लगभग बराबर है। लेकिन जहां तक अभी तक जो भी एविडेंसेज हैं, 15 करोड़ से ज्यादा केसेज हैं, ये जो है सीवियरिटी उतनी नहीं है, और वैक्सीन जो है सीवियरिटी को ही ज्यादा रोकता है। तो इसलिए अभी के एविडेंस पे हम कह सकते हैं कि इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। इसलिए बच्चे जो हैं खुश रहें कि उनको जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थोड़े से बच्चों में पैनिक हो गया था, मेरे भी बच्चे हैं, वो रोज पूछना करें कि क्या तीसरी लहर में हम लोगों को परेशानी होगी। तो ऐसा एक संभावना हो सकती है, बट कोई जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर निमेश, अगर मरीज की बात करें तो साल भर से ही जो मरीज मान लीजिए हॉस्पिटलाइज हुआ, अंदर अटेंडेंट जा नहीं सकता, क्या आपको लगता है कि मनोरोग की दृष्टि से क्या एक अटेंडेंट को अलाउ करना चाहिए, वो पीपीई किट वगैरह पहन के जाए लेकिन वो एक साथ रहे? मुझे लगता है दूसरी लहर में तो ये सोचने लायक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे हम जानते हैं वैज्ञानिक रूप से रेट ऑफ ट्रांसमिशन और लाइक्लीहुड इतना ज़्यादा है कि कोई भी प्रोटेक्शन शायद एटलीस्ट उन केसेस के लिए मुनासिब नहीं होगी। तो हालांकि भावनात्मक रूप से, विचारात्मक रूप से, इंसानी रूप में शायद लगे कि हाँ जी परमिट करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वैज्ञानिक रूप से मुनासिब नहीं होगा। बहुत सारे सेंटर्स में वीडियो कॉल से संपर्क बनाए रखा जाता है। हो सकता है शायद हर सेंटर में ना हो पाए, लेकिन हाँ कोशिश ज़्यादा ये होनी चाहिए, जैसे आप कह रहे हो कि संपर्क बना रहे, जो बाहर व्यक्ति है उसे ढाढ़स रहे उस व्यक्ति के बारे में, और जो अंदर व्यक्ति उसे भी एक प्रोत्साहन मिले। ये प्रोत्साहन चलो बड़ों को तो फिर भी बाहर से कॉल से दे सकते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बच्चे संक्रमित हुए, उन्हें तो माँ या बाप की जरूरत है, तब क्या हम रिलैक्स कर सकते हैं कि एक व्यक्ति साथ रहे? देखिए, अगर बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो माँ उनके साथ रहती ही है। अच्छा, ठीक है। पीपीई किट वगैरह पहन के। देखिए होता क्या है, ये इन्फेक्शन अगर होता है तो यूजुअली जो है एसिम्टोमेटिक फेज में भी वो दे देते हैं, अभी सिम्टम्स नहीं आए, या कुछ लोग हो सकता है कि कंप्लीटली एसिम्टोमेटिक है तो प्री सिम्टोमेटिक हो, थोड़ा सिम्टम अभी आए नहीं है, या वो एसिम्टोमेटिक ही निकल जाए। बच्चों में जैसे इवन दूध पिलाती माँ के लिए रिकमेंडेशन है कि वो बच्चे को अपने पास, माँ भी अगर संक्रमित हो जाती है तो बच्चे जो है उसके साथ ही रहते हैं। बच्चे में अभी तक जो है इतनी सीवियर होने की ये नहीं आई है कि बहुत से बच्चों में, रेयर होता है कि बच्चों में सीवियरिटी हो, तो इसलिए अभी तक के गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन में माँ बच्चे साथ ही रहते हैं। जी, और मैं डॉक्टर निमेश देसाई को बधाई भी देना चाहूंगा, हफ्ता ही हुआ है कि आप कोविड पॉजिटिव होकर रिकवर हुए हैं। हाँ जी, ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये शायद वैक्सीनेशन का ही कमाल है कि सीवियरिटी नहीं हुई, और मामूली से उसके साथ निकल गए। तो हौसला रखने की, पॉजिटिव सोच रखने की न सिर्फ जरूरत है, वैज्ञानिक बेस है। एक तो होता है कि ऐसे मौके पे हमें सकारात्मक सोच और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, वो नीड है, लेकिन बेसिस भी है साइंस में और एपिडेमियोलॉजी। तो आपने दोनों डोसेज ले लिए थे तब? दोनों डोसेज हो गए, तो इसलिए जल्दी सीवियरिटी नहीं हुई और जल्दी ठीक हो गए। आप भी उससे पहले, मैं कहा नवंबर के आसपास आप भी कोविड पॉजिटिव? नवंबर के आसपास मैं भी कोविड से ग्रसित हो गया था, तो इसलिए जो है ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक निकल गया। उस समय तो वैक्सीन नहीं आई थी, तो इसलिए जो है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और हमें मनोबल बना के रखना होगा कि अगर हमने कोई जांच कराई और अगर पॉजिटिव भी आ गए तब भी मनोबल बना के रखना है। इस समय हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से हमारे साथ स्काइप के माध्यम से जुड़ रहे हैं डॉक्टर हिमांशु रेड्डी। आप प्रोफेसर हैं इंटरनल मेडिसिन के, कोरोना यूनिट के इंचार्ज हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर हिमांशु नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए, लखनऊ में आपके इंस्टीट्यूशन में ताज़ा सूरत हाल क्या है? क्या केसेस में कमी देखी जा रही है? हमारे यहाँ कुल अब नियरली 800-850 बेड्स हैं, जिसमें अब हमारे पास 550-600 मरीज हैं। और पहले से थोड़ा सा जो पिछले एक हफ्ते में थोड़ी सी कमी आने लगी है। इसके पहले हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोड था, अभी भी है, सीरियस पेशेंट्स की लोड काफ़ी है, लेकिन पहले से थोड़ा सा जो है उस पर जो पेशेंट्स का जो रेट है एडमिशन का वो घटा है पहले से। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई कोविड पेशेंट है, सीवियर है, अस्पताल में दाखिला लेना चाहता है, अपने साथ कौन कौन से कागज लेकर आए? नहीं, देखिए, यूपी में हम यहाँ पे काफी अच्छा सिस्टम बना हुआ है, एक कोरोना कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है जो कि हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड है। तो उसमें ऑलरेडी सारे हॉस्पिटल का नाम होता है, हमें उन्हें कुछ कागज भी नहीं लाना पड़ता, वहां से वो लोग अपने आप एक डिजिटल वो जो भी हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर्स के पास भेज देते हैं, पेशेंट के पास भी चला जाता है, वो बस उस डिजिटल फॉर्मेट को लेके आते हैं, उसी से हो जाता है।
जी डॉक्टर साहब, आज हम साइकोलॉजिकल एंगल से भी बात कर रहे थे मरीज बच्चों के बारे में, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पैरामेडिक्स, आप लोगों के साइको सोशल इश्यूज कौन से हैं जो सबको पता रहे और आप कैसे उसे एड्रेस करते हैं? ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। साइको सोशल इसमें बहुत सारे हैं। साइकोलॉजिकली आप समझ सकते हैं कि अब नियरली 1 साल के ऊपर हो गया जो हेल्थ केयर वर्कर्स कंटिन्यूसली काम करते हुए, और इसमें एक तो एक मेंटल फटीग के साथ साथ एक इमोशनल फैक्टर जो होता है, जब आप इतने सारे जब काम करते हो, आप डेथ देखते हैं, जो हम लोग किसी का भी लॉस, कोई भी पेशेंट का लॉस जो है वो एक इम्पैक्ट छोड़ जाता है, तो उसका बहुत बड़ा वो असर रहता है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट, उन सबको बीच में हम लोग को काउंसलिंग करनी पड़ती है। इनिशियली ऑल्सो हम लोग, हमारे जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट वाले जो टीम है, वो हमारे सारी टीम्स अंदर जाके उनकी काउंसलिंग करती थी। इक्वली हम लोग के पास ये भी होता है कि बहुत बार हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो भी सिक होते हैं। देयर हैव बीन कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ है, कुछ लोग जो गुजर गए, जो हम लोग से दूर हो गए, तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। तो हम लोग को समझाना पड़ता है, पॉजिटिव्स लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हाँ, हर एक अगर कोई ऐसा हमारे जो मित्र में हमारे जो साथ के जो चले गए, तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, तो वो देखते हुए ही हमें आगे बढ़ना होता है। एज फार एज दी मेडिकल सिस्टम, जब अब तो ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेटेड हैं। वैक्सीनेशन से, जैसे अभी मैं सुन रहा था प्रोफेसर संजय राय अभी बता रहे थे, उससे ये है जिसका डबल डोज लग गया है, उनसे जो है हमारे यहाँ ये होता है कि उनको माइल्डर डिजीज होता है, तो उसके कारण काफी एक मेंटल वो होता है, एक मेंटली थोड़े बेटर फील करते हैं कि भाई एटलीस्ट वी प्रोटेक्टेड टू सम एक्सटेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर निमेश, हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? उससे पहले छोटी सी बात करना, जो डॉक्टर साहब ने बात कही बहुत सही है कि ढाढ़स और भरोसा रहता है वैक्सीनेशन से, ये बहुत बहुत सही है। जो डॉक्टर साहब ने बात कही उसको मैं एक अलग प्रकार से देखना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात है कही। कम से कम 3 लेवल देखे जाएं हेल्थ वर्कर्स को सपोर्ट करने के। एक तो होता है बिल्कुल औपचारिक तरीका कि भाई साइकेट्री डिपार्टमेंट के पास गए, इलाज करवाने, जांच करवाने, एक एंड हुआ। दूसरा हुआ सेमी फॉर्मल या कुछ, है ना। तीसरा हुआ अनौपचारिक। तो मैं मिसाल ये देना चाहूँगा कि जाहिर हम जो भी कुछ कह लें, इस महामारी ने मेंटल हेल्थ और साइकेट्री के बारे में स्टिग्मा उम्मीद है और कम कर दिया, और वो बना रहेगा कम स्टिग्मा, लेकिन फिर भी झिझक है आम जनता में, डॉक्टरों में, स्वास्थ्य कर्मियों में। अच्छा, तो औपचारिक तरीके अपनाने चाहिए जरूरत हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। अच्छा। दूसरा एक अनुभव आपको बताऊं, हमने करीब 10 महीने पहले समर्थन नाम की एक टेली काउंसलिंग सर्विस शुरू की है दिल्ली से। अच्छा। पूरे भारतवर्ष के लिए। अच्छा। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, दिल्ली सरकार और हमारा संस्थान। अच्छा। आप विश्वास करें, बहुत कम कॉल्स आते रहे। अच्छा। तो यहाँ एक चर्चा ये जरूरी है, पूरी इज्जत के साथ कहा जाए कि डॉक्टर्स में कुछ स्टिग्मा है, कुछ झिझक है। दूसरी ये भी है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ हो नहीं सकता। ये जो इनविंसिबिलिटी की, ओमनीपोटेंस की भावना है, वो मुश्किल करती है। मैं मोदी इसलिए कह रहा हूं कि जो अनौपचारिक तरीके हैं, इनफॉर्मल तरीके हैं, वो मुझे लगता है अभी भी सबसे ज्यादा कारगर होंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सुपरवाइजर सपोर्ट कर दे, वहीं पे जो साथी है वो एक दूसरे से बात कर ले। तो जो इनफॉर्मल मेथड्स हैं वो बहुत कारगर होंगे और जरूरी है, खासकर आने वाले समय में। जी बिल्कुल। आज 8 मई तारीख विशेष इसलिए भी है कि आज विश्व भर में रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है, जिसके बहुत से ब्लड बैंक्स भी हैं, और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी है। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव लाइव्स, डोनेट ब्लड। डॉक्टर संजय राय, अगर जैसे मैंने अभी जब से 18+ एज ग्रुप खुला तो मैंने भी पहली डोज ली, वैक्सीन की डोज अब जब युवाओं ने भी ली है, क्या वो उसके बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं? नहीं, जो हमारी ये है कि 3 महीने तक जो है अभी ब्लड नहीं डोनेट करना चाहिए। यह हमने क्लिनिकल ट्रायल में भी रखा था। प्रिफरेबल इमरजेंसी में के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के लिए कोई भी रूल नहीं होता, बट अगर उनके पास ऑप्शन है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हमें उसका पता नहीं है,
क्योंकि आगे उसका जो है बेनिफिट होगा या नुकसान होगा इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए ऐसा रूल है। बट इमरजेंसी में वो कहीं भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, सो ब्लड दिया जा सकता है इमरजेंसी में। जी, डॉक्टर हिमांशु रेड्डी, चाहे थैलेसीमिया पेशेंट हों जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए या ट्रॉमा के केस में, तो क्या अस्पतालों में ब्लड पर्याप्त मात्रा में है? आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि वैक्सीन लगवाने से पहले युवा ब्लड डोनेट कर ले? नहीं, वो बात सही है कि अगर वैक्सीन देने के पहले वो ब्लड डोनेशन के लिए वो कराते हैं। देखिए, इसके अलावा भी जैसे आप जानते हैं बहुत सारे हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स भी करते हैं। पर एंड युवा, जैसे सर ने चीज बताया है, अगर इमरजेंसी है तो वो तो वैसे भी दे सकते हैं, वहां पे कोई रोकथाम की वजह। इसके अलावा जो एक पॉलिसी ये होनी चाहिए थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए कि हम लोग हमेशा एक स्पेयर हम लोग ब्लड का एक रखते हैं, बिकॉज इनको कंटिन्यूस जरूरत पड़ती है, इनके फैमिलीज के लिए, इनके जो पेशेंट्स के लिए कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैंप्स हैं, अब देखिए, अब जैसे हमने स्टार्ट किए हैं, अभी जो सिस्टम है कि आप पहले रजिस्टर करके फिर उसके बाद आते हैं, तो अभी काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनको अभी भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है एंड वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इससे कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होना चाहिए, वो सिस्टम्स बने हुए हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं आनी चाहिए ब्लड डोनेशन में। चलिए, ये तो बहुत राहत की बात है। यदि आरोग्य भारत के दर्शक मेहमानों से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 011-2309-7532, दैट्स 011, द दिल्ली STD कोड 23097532। डॉक्टर संजय, अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन जिसने मान लीजिए पहली डोज भी ली, उसके बाद कोई उसे एहतियात बरतनी चाहिए 1-2 दिन, या वो काम पे जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम नॉर्मल वर्कलोड ले सकता है? देखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हुए सब कुछ कर सकता है। उसके बाद से ही हाफ एन आवर उसके बाद ऑब्जर्वेशन में, आप भी अगर वैक्सीन लिया है आपने तो आधे घंटे पे जो है वहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, इसलिए कि कोई इमीडिएट अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको एड्रेस किया जा सके। अदरवाइज उसके बाद वह बिल्कुल अपना रूटीन वर्क कर सकता है। कभी कभी जो है इम्यून रिस्पांस के कारण थोड़ा सा फीवर आना, ये सब प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जैसे फीवर आ गया आप कोई भी मेडिकेशन ले सकते हैं, लेकिन ये बड़े माइल्ड होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, 2-3 दिन में अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो नॉर्मल रूटीन आप सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस से कर रहे हैं तो ऑफिस कर रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि आप वैक्सीन लेने के बाद ये काम ना करें। जी, और अगर आप वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना चाहें तो आप कोविन पोर्टल पर जा सकते हैं या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर कर सकते हैं और फिर शेड्यूल भी कर सकते हैं। पर डॉक्टर निमेश, मान लीजिए घर परिवार में जो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं उन्होंने तो कर लिया, लेकिन समाज में चाहे आपकी डोमेस्टिक हेल्प है, ड्राइवर है, कोई और कारपेंटर है जो शायद उतना टेक्निक ना जानते हो, आप आग्रह करेंगे कि संक्रमण से यदि हमें बचना है तो मानवता के लिए हम उन्हें भी रजिस्टर करें? बहुत बहुत सही बात कह रहे हैं आप। सामाजिक वर्गीकरण इस महामारी ने काफी हद तक ब्लर कर दिया है, और समझदार हम में से ज्यादातर लोग ये करें कि न सिर्फ उस व्यक्ति या उस परिवार की तरफ हमारा दायित्व है, लेकिन हमारे खुद के भले में है कि हम उनकी मदद करें। जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूं इसी प्रोग्राम में भी, ये तो बहुत पहले से जाना गया है कि हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य हम में से हमारे खुद के बर्ताव पर निर्भर है, लेकिन वो निजी बात थी। अब सामूहिक रूप से हम सबका स्वास्थ्य हम सबके बर्ताव पर निर्भर है। तो आपने जो बात कही बहुत सही है, और मुझे नहीं लगता ये बहुत हद तक अभी भी हो पाया है। हमारे शहरी वर्ग में ये समझ जाना जरूरी है कि भाई सब वर्गों की मदद करें जिससे आपका भला हो। जी बिल्कुल, और आपको पता ही है कि मोबाइल में जब आप रजिस्टर करते हैं तो आप 4 लोगों को कर सकते हैं, तो अगर आपने खुद का किया तो 3 और ऑप्शन हैं आपके पास। चलिए चलते हैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, जहां से विक्रम जी फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है जी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे भी नॉर्मल मतलब मौसम जब चेंज होता है तो रनिंग नोज और हल्का कफ आ जाता है जी, जो मतलब अप्रोक्स 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, तो उसमें हम कैसे, हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट कि वो एक कोविड का सिम्टम है या नॉर्मल मौसम जो चेंज हुआ है उसके कारण है? जी, डॉक्टर हिमांशु रेड्डी। ये सवाल बहुत अच्छा है। जैसे भी जो बच्चे हैं, हमारे जितने बच्चे, बहुत अच्छी बात यह है कि इस कोविड में ज्यादातर इनको बहुत माइल्ड डिजीज ही देखा जाता है।
हम लोग जब भी किसी ऐसे बच्चों को आता है तो पहले तो सबसे पहले तो हम लोग एक सिंपल हिस्ट्री पूछते हैं, घर में किसी और को है कि नहीं। ज्यादातर बच्चे घर के अंदर हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल बंद हैं, वो अंदर हैं, तो यूजुअली जो कोविड का जो एंट्री होता है ज्यादातर किसी न किसी अदर फैमिली मेंबर्स होता है जिनका मूवमेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे अगर हमारे घर पे अगर है तो बहुत ज्यादा चांस है कोई ना कोई बड़े से ही उनको जाएगा। दूसरा, क्या क्लिनिकली टेक्निकली हम कह सकते हैं कि माइल्ड सिम्टम्स क्या वो कोविड को हो सकते हैं? हाँ, ये कोविड को हो सकते हैं जी। इसलिए सॉरी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि किसी को अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार आ रहा है इस टाइम पे, और घर में और भी लोग ऐसे हैं जैसे बुजुर्ग हैं, तो बेटर ये है कि बच्चों का टेस्ट कराना ज्यादा अच्छा है ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके, हम उनसे उनको आइसोलेट कर सके। तो अच्छी बात यह है कि बच्चों में ज्यादातर माइल्ड सिम्टम्स, और जैसे हम लोग नॉर्मल कफ एंड कोल्ड कहते हैं, जो नॉर्मल फ्लू के जो सीजन के सिम्टम्स होते हैं वैसे ही आते हैं, और उनमें बहुत ज्यादा कुछ और जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। एंड हमें सिंपली पैरासिटामोल और काफी सारी फ्लूइड, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जो हम लोग कहते हैं, वो देना होता है, एंड कुछ और ज्यादा नहीं करना होता है। जी। डॉक्टर संजय राय, क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में 3 स्टेज हैं, एक तो माइल्ड जैसा डॉक्टर रेड्डी ने कहा, फिर आपका हो गया मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में अगर कोई व्यक्ति है तो डे 1 से लेकर आपको क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी रखें? क्या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो बिना डॉक्टर से पूछे भी ली जा सकती हैं पहले दिन से? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, और ज़्यादातर जो इस समय पैनिक में लोग हॉस्पिटल भागने लग रहे हैं, ज़्यादातर केसेस में इसकी ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी केसेस जो हैं 80 to 90% हमारे माइल्ड होते हैं। 10 से 15% लोगों को ऑक्सीजन या मॉडरेट या सीवियरिटी होने का जो है, और सीवियरिटी होने का खतरा 1 से 2% से ज़्यादा नहीं है जो सीवियर हो रहे हैं। तो माइल्ड के केसेस में जो है बिल्कुल ही पैनिक, और ज़्यादातर लोगों को तो हम अपने आप को पहले तो ये समझना चाहिए कि हम माइल्ड ही होंगे, हमें ठीक हो जाएंगे। और ये जो है एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो है वैसे ही उसी ढंग से अपने हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं, और अगर आपका विल पावर अच्छा है तो वह जो है रिकवरी में भी मदद मिलता है। तो एक तो क्योंकि ज़्यादातर माइल्ड है तो आप मान के चलिए माइल्ड है। माइल्ड में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेते रहें, अगर फीवर है तो उसके लिए पैरास्टामोल लेते रहें, ये सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहें। शुरू के 5 दिन तक यूजुअली कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम भी होनी होती है, तो 5 दिन के बाद 5 से 10 दिन में वो माइल्ड से मॉडरेट में कन्वर्ट हो सकता है, कि बहुत हाई ग्रेड फीवर है, वो सबसाइड नहीं कर रहा है, वह जो है सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है, रिस्पायरेटरी रेट उसके बढ़ रहे हैं, जैसे नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट 16 से 18 20 के आसपास एडल्ट का होता है, उससे ज़्यादा जा रहा है, 24 के भी ऊपर चला जा रहा है। तो ये सब ये जो है जो अपने आप को मॉनिटर घर पे कर सकते हैं इजीली, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन मॉनिटर कर सकते हैं, तो बढ़िया है। तो ज़्यादातर लोग इसी पे ठीक हो जाते हैं। कुछ दवाएं जैसे जो रूटीनली देते हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल में है कि आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम वो सबको दे रहे हैं, ये ले सकते हैं। ये किस में होती है? ये जो है एंटी प्रोटोजोल है, बट उस पर थोड़ा सा जो भी एविडेंसेज हैं कि इफेक्ट करता है। अच्छा। तो वायरल रिप्लिकेशन पे तो आइवरमेक्टिन माइल्ड केस में पहले 5 दिनों में 3 से 5 दिनों तक जो है वह लिया जा सकता है आइवरमेक्टिन, और ये और प्लस मल्टीविटामिन, जिंक और ये आपका विटामिन सी, ये ही रूटीन है। अगर कोई सिम्टम है, कफ है, तो स्टीम इनहेलेशन लेते रहें और मॉनिटर करें, मेजॉरिटी ठीक हो जाता है। मॉडरेट में जाता है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने की जो है, या कुछ अगर उससे भी सीवियर होता है तो एडमिशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लीजिए माइल्ड से मॉडरेट चला जाता है कोई पेशेंट, डॉक्टर रेड्डी, तो स्टेरॉइड्स की अक्सर बात होती है, थोड़ा बताइए दर्शकों को स्टेरॉइड्स क्या हैं और ये कैसे हमारी मदद करते हैं? देखिए, स्टेरॉइड्स एक तरह से हमारी जो इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, उसको दबाता है। कोविड, जो कोरोना में देखा गया है, वायरस के इंजुरीज ज्यादा बहुत बार जो हमारा ही इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और उसके कारण ज्यादा नुकसान होने लगता है। तो इसीलिए हो सकता है एक में वायरस कुछ नहीं कर रहा, दूसरे में वायरस ज्यादा नहीं करता, उससे ज्यादा इम्यून सिस्टम जो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। उसको रोकने के लिए हम लोग स्टेरॉइड देते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक को तुरंत स्टेरॉइड देना है, 5 से 7 दिन तक हम लोग देखते हैं। अगर उनको बुखार है और साथ में अगर सांस फूल रही है, तो कोई ऐसे लक्षण है जिसमें लग रहा है कि मॉडरेट में जा रहे हैं, यानी सबसे जरूरी ये होता है कि जैसे हम लोग तो कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से देख लें, उसमें SpO2 94 से नीचे जा रहा हो, या जिसका पहले सपोज 99 था और अब 94 हो गया, तो भी हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं। गांव में क्योंकि बहुत लोगों के पास पल्स ऑक्सीमीटर्स नहीं होते, वहां हम लोग कहते हैं कि अगर पहले से अगर जैसा चलने में सांस फूलने लगी है
या अगर बैठे बैठे या उठते हैं तो भी सांस फूल रही है, ये एक लक्षण होता है, दिखा रहा है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो ये हम लोग मानते हैं कि मॉडरेट की तरफ जा रहा है। तब हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हाँ स्टेरॉइड दे दें, और स्टेरॉइड को बहुत छोटा, ज्यादा दिन नहीं चलाएं, शॉर्ट कोर्स कहते हैं हम लोग, 3 से 5 दिन की तरफ चलाएं तो इससे हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज जरूर है कि ये हर आदमी घर पर बैठ के 3 दिन 4 दिन में नहीं चालू करना है, ठीक है। तो ये एक कॉशन है, ऐसा नहीं कि हर, जैसे प्रोफेसर संजय साहब ने बताया कि पहले 5 से 6 दिन तक कुछ नहीं, फ्लूइड्स और पैरासिटामोल यही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके आगे जब जा रहा है तब हम उनको स्टेरॉइड दे सकते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी घटे और वो बचे। डॉक्टर रेड्डी, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है, क्या ये हार्ट रेट भी बताता है? पल्स ऑक्सीमीटर में आप देखेंगे एक पीआर करके ऊपर लिखा होता है, पल्स रेट होता है, और बाकी SpO2 जो वो आपका ऑक्सीजन लेवल बताता है। तो दोनों आपका पल्स रेट इज हार्ट रेट एंड SpO2 उसके हिसाब से। अब पल्स रेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ऑक्सीजन गिर रहा है तो ये यूजुअली दिखाता है कि ये बीमारी थोड़े से बढ़ रही है। साथ में कुछ लोग ये भी हो सकता है कि चलने पे सांस फूल रही है, यानी वैसे हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24, तो हम मॉडरेट कहते हैं। पर इन सब चीजों में एक चीज ध्यान रखना है कि ये चीज जब बढ़ रही है तो क्योंकि हर आदमी के पास, हर गांव में, हर जगह, क्योंकि अब ये बीमारी हमें हर तरफ देखना है, गांव में, छोटे इलाकों में जहां पे हो सकता है कि पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, तो वहां पे सबसे सरल तरीका होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट कहते हैं। या आप ये कहिए कि अगर कोई मरीज जो अपने बिस्तर से इवन वॉशरूम भी जा रहा है, अगर तो सांस फूल रही है, यानी उसकी बीमारी अब मॉडरेट की तरफ जा रही है। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत पुराना गाना है, जरा सी आहट होती है तो लगता है तुम तो नहीं। अब जरा सी कहीं बुखार, जरा सी छींक, जरा से कहीं लगता है, ऐसा लगता है कोविड तो नहीं, तो ये कोविड एंजाइटी भी होती है। बहुत सही याद भी दिलाई आपने गाने की, और बहुत बहुत जरूरी मुद्दा है। बीमारी ना हो और बीमारी की दहशत हो, एक ये समस्या है। दूसरी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बीमारी हो लेकिन 80-90% की प्रकार माइल्ड हो, उसको हम गंभीर समझ के अस्पताल में चले जाएं, ऑक्सीजन बेड ढूंढे, वेंटिलेटर बेड ढूंढे, ये दोनों समस्याएं हैं और दोनों से बचना जरूरी है। जाहिर है जिनको माइल्ड सिम्टम्स है, जिनको RT-PCR पॉजिटिव आ गया, उनको लाजमी रूप से लगता है कि भाई मुझे सावधान रहना है। मुझे विश्वास है डॉक्टर साहब सहमत होंगे, ये बिल्कुल सही है हमारा डॉक्टरी रूप से या इवन पॉलिसी के लेवल पे कहना कि भाई 80-90% में माइल्ड होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को यह डर रहता है कि मैं उस 10% में नहीं हुए कैसे तय करूं। तो मुद्दा यह मैं इसलिए उठा रहा हूं कि जैसे दोनों साथियों ने कहा, वो जो 5-6 लक्षण हैं उनको बार बार कहा जाए, बुखार तेजी से बढ़ जाए, ऑक्सीजन सैचुरेशन घट रहा है, छाती में परेशानी हो, ऐसा लगे कि सांस रुकी जा रही है या सांस रुक रही है, तो ये लक्षण है। ये 4-5 लक्षण RT-PCR पॉजिटिव व्यक्ति को भी मॉनिटर करने हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, 5 से लेके 10वें 12वें दिन तक, वो दूसरा हफ्ता जो है वो मायने रखता है। उस संक्षेप में और कहें, सतर्क रहना और सावधान रहना एक बात है, एंग्शियस होना बेवजह दूसरी बात है। लेकिन ये धार बड़ी पतली है और जब खुद पे गुजरती है तभी पता चलता है। आपका जब पहला सिम्टम क्या था, कैसे आपको पता लगा डे 1 ऑफ कोविड? मुझे सिर्फ 1 या 2 दिन 36 घंटे कुछ जुकाम सा हुआ, नाक बहने लगी, तो मैंने जाके RT-PCR टेस्ट कराया और 1-2 दिन थोड़े सिम्टम रहे, उसके बाद बिल्कुल कभी नहीं हुआ। जैसे दोनों साथी कह रहे थे, SpO2 देखते रहे, 6 मिनट वॉक भी घर के अंदर कर लिया। अच्छा। तो मैं ये जरूर कहूंगा प्रामाणिकता से कि हम में से कोई भी, मुझे लगता है, ये कहे कि मुझे बिल्कुल एंजाइटी नहीं हुई तो अप्रामाणिक है। कुछ हद तक मामूली सी एंजाइटी होना, डर होना, SpO2 4 बार देखना लाजमी है। लेकिन जो इन दोनों साथियों ने बात कही कि वो 4 या 5 लक्षण अगर दिखे तो आप जरूर कंसल्ट करें। पर डॉक्टर संजय, कई बार देखा गया है, ना तो नाक बह रही, ना आपको खांसी जुकाम, ना आपको डायरिया, ना आपकी स्मेल गई, ना टेस्ट में, लेकिन सांस में थोड़ा सा लगता है, बल्कि हार्ट में कई बार लगता है, जैसे टैकीकार्डिया कहते हैं कि आपकी हार्ट रेट 110-120 हो गई। तो हमने तो ये सोचा साल भर से कि कोविड का संक्रमण फेफड़ों पर जाता है, क्या हार्ट पर भी असर करता है? देखिए, प्राइमरली कोविड जो है रिस्पायरेटरी वायरस है और रिस्पायरेटरी डिजीज है, मतलब छाती की, चेस्ट की डिजीज है। और सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम जो इसके हैं वह है आपके फीवर आना, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, स्मेल जाना और टेस्ट को चले जाना, ये सब वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होना, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो रहते हैं मेजॉरिटी में। मेजॉरिटी में फीवर तो
यूजुअली रहता है, इसीलिए फीवर की जो है हर जगह हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में फीवर होता है। अनयूजुअल सा सिम्टम भी हो सकता है, बट वो रेयर होते हैं, वो कॉमन सिम्टम्स नहीं होते हैं। टैकीकार्डिया जो 110 120 हार्ट रेट सिम्टम्स हो सकते हैं। हार्ट रेट जो है कई बार जो है फीवर होने के बाद हार्ट रेट बढ़ जाता है आपका, तो आपको महसूस नहीं हो रहा है, बट फीवर होने के साथ साथ हार्ट रेट भी इंक्रीज करता जाता है। सिर्फ टैकीकार्डिया का यूजुअली दिस इज नॉट ए कॉमन सिम्टम, कि जो कि टैकीकार्डिया हो गया और आप जो है ये टैकीकार्डिया के बहुत से कारण होते हैं। सो इसलिए सिर्फ उसको लेके नहीं कह सकता, बट अगर घर में और भी लोग ये संक्रमित हैं या आपके आसपास संक्रमित हैं, आप उनके एक्सपोजर में आ गए हैं, तो होने की संभावना है, उस समय अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। या आप बहुत चिंता में हैं तो भी आपका जो है टैकीकार्डिया हो सकता है। सो कई कारणों से टैकीकार्डिया हो सकता है। एक डॉक्टर रेड्डी ने जो कहा था, बहुत ही बढ़िया बात कही थी, जो स्टेरॉइड की बात कर रहे थे वो। जी जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरोग्य भारत। डॉक्टर से हम ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। We've received a number of questions. We'll try to answer them thereafter. Sir, may I give you the floor? Thank you, Arindam. We have just concluded a very historic and very successful India-EU leaders meeting. The meeting was an unprecedented occasion when the Prime Minister of India was a special invitee at the EU Council meeting. As you may already be aware, the EU plus 27 format has only been done with the United States before, most recently with President Biden in March 2021. The India-EU leaders meeting was an initiative of the Portuguese presidency, which currently holds the presidency of the Council of the European Union. Portugal's efforts towards placing the EU's relationship with India as one of the top priorities on the EU's external agenda also bears testimony to the deep and trusted ties between India and Portugal. As you know, Prime Minister of Portugal, Antonio Costa, has a personal affinity with India, and at today's meeting, he very proudly displayed both his Portuguese passport as well as his Indian OCI card. Today, Prime Ministers Modi and Costa have also jointly written an op-ed in the leading European social media portal Politico, emphasizing the significant potential of the India-EU relationship to advance trade and investment ties, support effective multilateralism, and a rules-based order. The European Union is an important partner for India. Our common values such as democracy, rule of law, and fundamental freedoms makes us natural partners to meet the shared challenges in an increasingly multipolar world. At the same time, the political logic of a stronger India and the EU is complemented by compelling economic rationale. The EU was our largest trading partner in goods in 2019-20, ahead of China and the United States, with total trade close to US $90 billion. The EU's strength in regulatory matters and standards is also of value to India. We are already closely cooperating on digital standards. It has also taken a lead in sustainable financing. For a more ambitious India, the European Union is a natural partner. Today's meeting provided a platform to the leaders of India and the EU to exchange views on key topical issues of mutual interest. The three broad clusters of discussions were: 1. Trade, technology and connectivity; 2. COVID-19, environment and climate change; and finally, foreign policy, security and regional issues. In his initial remarks, Prime Minister talked about the rationale of a stronger relationship of India with not just the EU, but with all the EU member states, and described the India-EU strategic partnership as a force multiplier for global good in the 21st century. In addition to the presidents of the European Council and European Commission, leaders of as many as 19 EU member states also spoke during the meeting. This is an indication that the priority accorded by the EU to relations with India is shared across the board by all its member states. Let me now give you a flavor of the discussions and outcomes in each of the three clusters. Firstly, on trade, technology and connectivity, major decisions have been taken by the leaders. India and the European Union have agreed to resume negotiations for balanced and comprehensive free trade and investment agreements. Negotiations on both the trade and investment agreements will be pursued on parallel tracks with an intention to achieve early conclusion of both of them. As you know,
the negotiations were suspended in 2013 after several rounds of talks spanning 6 years. Both sides have worked intensively over the last few months to arrive at a common understanding. The decisions are also a result of the political desire on both sides to harness the full potential of our economic engagement and work towards an early post-COVID-19 recovery. Furthermore, on the economic front, both sides also agreed to have dedicated dialogues on WTO issues, regulatory cooperation, market access issues, and supply chain resilience, demonstrating the desire to deepen and further diversify our economic engagement. There has also been an agreement to start negotiations on a separate agreement on geographical indicators. The high-level trade and investment dialogue will monitor the progress of these new decisions. The dialogue, co-chaired by Commerce and Industry Minister and the EU Trade Commissioner, has been instrumental in arriving at the decisions announced today. India and the EU have also agreed on a comprehensive and ambitious connectivity partnership covering digital, energy, transport, and people-to-people connectivity. The partnership outlines a shared desire to promote a transparent, viable, inclusive, sustainable, comprehensive, and rules-based connectivity. It will enable private and public investments in connectivity projects, as well as leverage public funds to spur private investments in sustainable projects through a variety of tools, such as infrastructure investment trusts, green bonds, debt funds, real estate investment trusts, and export credits. Just yesterday, European Investment Bank and SBI have agreed to invest 100 million euros in NEEF Fund 2 on climate action and sustainable business financing for Indian SMEs. A financing contract of 150 million euros was also signed for the Pune Metro project between DEA and the European Investment Bank. We are also hopeful that the partnership will inspire more investments from the European Union, including in the national infrastructure pipeline. The connectivity partnership also reflects the ambition of both sides to build on their synergies and pursue sustainable joint projects in third countries, most notably in Africa, Central Asia, and the Indo-Pacific region. This will open up new avenues of cooperation for both sides. On technology, India and the EU plus 27 shared the view that technology should be used for achieving the welfare of our people while being rooted in democratic values. There was also emphasis on keeping our networks secure. While continuing our close cooperation on global standards, both sides also shared the ambition for cooperating in new and emerging technologies, including 5G and beyond. The leaders looked forward to the early operationalization of the Joint Task Force on Artificial Intelligence, a decision taken at last year's 15th India-EU Summit. The EU side also proposed new cooperation in high-performance computing in the context of COVID-19 drug discovery and extreme weather events. India is keen on taking this proposal forward. Prime Minister also invited the EU member states to participate in the India-EU High-Level Digital Forum that is likely to be organized later this year. The objective of the forum is to enhance digital cooperation between India and the EU through linking of startups, supporting the digital economy, and developing a structured approach for enhancing investments. The second major theme for discussion was COVID-19, healthcare, climate, and environment issues. Prime Minister appreciated the EU's swift response for mobilizing support to India's COVID-19 response. As you would recall, India had kept its supply chains open during the first wave of COVID-19 last year and supplied essential drugs and masks to several EU countries. The EU's current assistance is an example of trusted partners supporting each other in times of need. Prime Minister also requested the EU support for our joint proposal with South Africa for a TRIPS waiver on vaccine production-related patents. The EU has also supported the proposal a couple of days ago. The EU support at WTO for this waiver will ensure that we can scale up vaccine production for equitable and global access and save lives. On climate change, Prime Minister put forth India's achievements on the climate action front. India is one of the best achievers of its goals under the Paris Agreement, and in this context, Prime Minister invited the EU to support India's ambitious plans of deployment of large-scale renewable energy. Prime Minister also highlighted the need for climate justice to provide the necessary space for developing countries to grow and achieve their ambition. India also highlighted its contribution to several global initiatives such as the International Solar Alliance, LEAD IT, and CDRI.
In this context, the Prime Minister welcomed the EU's decision to join the CDRI. On foreign policy and security issues, Prime Minister welcomed the growing convergences between India and the EU on regional and global developments and briefed on developments in our own region. He conveyed that a stronger and more strategic India-EU relationship is crucial for ensuring a rules-based multipolar order. The leaders underlined their commitment to a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific and discussed the new avenues of cooperation in the region. Prime Minister highlighted India's policy of security and growth for all in the region, or SAGAR, and the developmental efforts in its neighborhood for promoting regional prosperity. He also talked about the shared threat from terrorism and violent extremism. Overall, I would like to highlight some key takeaways from the leaders' meeting. It is a watershed moment in the India-EU strategic partnership. It is a culmination of India's efforts to enhance its ties with the European Union and its member states in recent years. The meeting reflects the EU's desire to strengthen its relationship with India and work together for a stable and multipolar world. India-EU cooperation is important to tackle global issues such as COVID-19, climate change, terrorism, and strengthening multilateral institutions. India and the EU have effectively capitalized on the political significance of the meeting by arriving at important decisions on trade and investment agreements and also adopting a comprehensive connectivity partnership. The meeting in the India-EU 27 format has imparted a new direction and provided fresh momentum to the partnership for scaling ever greater heights. Thank you. This concludes my opening statement, and now I'll be happy to take questions. Thank you very much, sir, for such a comprehensive overview of what happened, sir. There is a lot of interest in this meeting that took place. Some of the issues you have already covered, but I will go through some of the questions. The first set of questions relate to what you mentioned, sir, regarding trade, particularly on the FTA negotiations. Siddhant Sibal from WION is asking, what are the key outcome in terms of FTA negotiations? When will the talk start? Do we have any timeline when we can see the actual pact? Manish Jha from Business World wants to know whether can we see the relaunch of the FTA getting through this year. Pushkar from Indian Express wants to know whether any timeline has been set on the completion. Maha from CNN News 18 mentions that till some time back, the EU had described Atmanirbhar Bharat as protectionist, as an impediment in resuming trade talks. How has the change in stand been affected, if at all? And any milestones or timelines for the trade negotiations? Manish Jha from Business World would like some clarity on whether concessions on services and barriers for Indian workers to work in the EU, or resolving the tariff over dairy and meat, and India's position of climate change with respect to promised fund and technology from the EU, has it changed? Nainima Basu from The Print wants to know whether India is willing to begin FTA talks from where it was last left in 2013, and what are the new issues that will be added to the talks, since 7 years is a long time, and also would like to know about the bilateral investment pact. Thank you. I think all of these questions pertain to the cluster on trade and economic issues. So as I mentioned in my opening remarks, the decision on resuming negotiations on trade and investment agreements was, I think, the most important outcome of the leaders' meeting. Both sides agreed to resume negotiations on both agreements parallelly. The high-level dialogue on trade and investment will steer the negotiations and decide on the timelines. As I already told you, this dialogue is chaired by Honourable Commerce and Industries Minister on our side and by the EU Trade Commissioner on the EU side. And the two leaders, I think, will decide on when the talks can resume, what are the timelines, in a structured manner. Since the goal is to achieve a balanced, comprehensive, and mutually beneficial agreements, I think all the outstanding issues that you mentioned, whether it is dairy or treatment of Indian workers, access for our dairy products and agricultural products to the EU, I think all these issues will be on the agenda as and when the trade negotiations resume, which will be decided by the high-level dialogue. Thank you, sir. Moving on to another outcome, a major outcome of today's talks on connectivity partnership. Siddhant from WION would like to know what kind of cooperation will happen. Is third country connectivity part of this plan?
Huma from Financial Express wants just more details of the connectivity partnership. And Manish Chand from India Rights Network wants to know whether this will reinforce similar initiatives in other parts of the world. And what about projects in third countries? So I would request all the media persons to please go through the connectivity partnership document which is being uploaded on the MEA website. As you will see there, it is a very comprehensive blueprint for a sustainable and inclusive connectivity in pillars of digital, energy, transport, and people-to-people ties. There is also an ambition to work together in other geographies such as Africa, Central Asia, and the Indo-Pacific, in particular by utilizing private sector financing. So as you will see, this is not just an empty piece of paper. It is a partnership which is based on very strong fundamental values which are common to India and the EU, such as inclusivity, democracy, and fundamental rights. And there is a lot of content in this partnership. It is not just an empty boast on paper. Once you go through the document, you will see that in each of those pillars, there is a lot of flesh that has been put in. So moving on to another related issue of science and technology cooperation, Shankar from IVD would like to know on trade and investment and also on science and technology cooperation, what has been the EU's response? And Huma from Financial Express wants to know whether the Chinese space debris hurtling towards Earth was discussed as well as peaceful users of outer space. Well, I think this particular issue mentioned by Huma was not taken up for discussion. However, virtually all the EU leaders who spoke today acknowledged India's strong strengths in science and technology and advanced greater cooperation in emerging technologies and digital, including high-performance computing and artificial intelligence. As you know, with the support of one particular EU member state, Quantum Computing Center is already operating in Pune. So I think once you read the joint statement, you will get more details about the specifics in the area of science and technology. Sir, expectedly, vaccine cooperation has been a lot of interest, and I'll read out a few of the questions. Dhairya Maheshwari from Sputnik would like to know, I would like to ask the significance of vaccine cooperation between India and the EU in the overall relationship, given the massive vaccine requirement of India in coming days. She adds that the EU bloc has so far refused to follow the lead of the US in backing the patent waiver on COVID vaccine. Did Prime Minister Modi take up the issue, and what was the EU leadership response? Siddhant from Yuan says, do we have any assurance from the EU side on the same issue? Pushkar from Indian Express would like to know whether there was any discussion on COVID vaccines, and will the EU help fast track the proposal on IPR waiver on vaccines at the WTO? And Manish from Business World just wants clarification if this same issue, the waiver of IPR over vaccines for global cause, was discussed at the talks. So obviously, COVID-19 was a central topic of the discussion since the India-EU leaders meeting was happening against the backdrop of the pandemic. We are experiencing the second wave. Much of Europe is experiencing the third wave. So obviously, this was a very, very important subset of the discussions that were held today. And I think each and every leader who spoke today underlined the need for greater cooperation between India and the EU for ensuring vaccine production, including a proposal from one of the EU leaders for a partnership with India in the Indo-Pacific for ensuring vaccine access. As I have already mentioned, Prime Minister invited the European Union to support the TRIPS waiver, which we have put forward together with South Africa, so that there can be equitable vaccine access for the entire world. And as the US has already supported it, we will be watching the evolving EU position on this particular issue. Thank you, sir. Moving on to other areas, Indo-Pacific in particular. There are questions on did the EU and India discuss anything of practical cooperation on the ground? Ranjit, this was from Siddhant from Vion. Ranjit Kumar from Rakshat News asked whether the EU wants to increase security cooperation with India under its new Indo-Pacific strategy. What will be the new elements of security cooperation between India and the European Union? Huma from Financial Express mentions that EU too has talked about Indo-Pacific, what kind of cooperation they're looking for with India in the region. And indirectly, there is also a question from Huma saying if you could share more details of cooperation in the maritime domain, what there talks about some sort of multilateral engagement with the EU navies. Yes, the Indo-Pacific was discussed at length,
As you are already aware, 3 EU countries, Germany, France and the Netherlands, have already come out with their own strategy papers on how they view the Indo-Pacific and what role they want to play in that. The EU has now also come out with its own position paper on this particular issue. India obviously invited the European Union to support the pillars of the Indo-Pacific Oceans Initiative outlined by Prime Minister Modi at the East Asia Summit in November 2019. I had already mentioned in my opening remarks the importance of the connectivity partnership for opening new avenues of cooperation in the Indo-Pacific. Other potential areas of cooperation were discussed, including maritime cooperation and tackling common challenges such as piracy, sustainable use of maritime resources, cooperation with regional bodies like IORA, and cooperation for vaccination in the Indo-Pacific. So yes, I think the Indo-Pacific will, in the foreseeable future, remain a very important subject of discussion and cooperation between India and the EU. Sir, I have some other separate topics, small questions. One was from Siddhant, whether Chinese aggressive actions was discussed during the meet, and Manish Jha from Business World about whether terrorism, the issue of terrorism, did it pop up in the discussions and what measures to curb it. And finally, whether the issue of Taiwan's presence at the World Health Assembly later this month, was that discussed? 3 questions. Certainly in the discussion on foreign policy and security issues, Prime Minister outlined developments in our region, and he was heard with great attention by all the EU leaders. They also exchanged views on other developments in our region, such as Afghanistan, Myanmar, etc. The particular issue that was mentioned was not raised at this meeting, but there are other forums in which those issues are also being discussed. Sir, may I thank you for taking, in fact, all the questions that have been posed. That brings us to the end of this special media briefing. I would like to particularly thank the presence of Secretary West, Shri Vikas Swarup, as well as Joint Secretary Europe West, Shri Sandeep Chakravarti, for briefing us in detail and taking all the questions about this special event that took place, meeting between India and the EU-India Leaders Summit, Leaders Meeting of all 27 EU countries. Thank you for joining it. Thank you. Good evening. So that was the live press conference of the External Affairs Ministry, where the outcomes were shared between the interaction between leaders of the European Union member states and India. And among other range of topics that was discussed, a central issue was COVID. Dr. Sanjay Rai, you were the principal investigator for the co-vaccine with AIIMS. Now, how do you see vaccine cooperation? What is the synergy that India should have, whether with European Union or from other countries of the world at this hour? Definitely, India has 2 indigenous vaccine. One is your this co-vaccine is a completely indigenous virus isolation to your all clinical phases of the clinical done here in India, and also one is in the last phase of the development, that is by Zydus Cadila. Third one, which is we are using, that vaccine was developed by Europe, definitely UK, AstraZeneca and Oxford, and Serum Institute is producing it. So Serum Institute is part of that collaboration, and almost Serum Institute is one of the largest vaccine manufacturer in this world, producing almost 50 to 70 million million doses per month. This also our Bharat Biotech, they are able to produce only at this moment 70 to 80 lakh per month, but in near future they are going to increase this. Other vaccines, like there are many, in the total there are 13 vaccines all over world, various countries are using these vaccines. Right. So definitely with the European Union and other leaders, if they agree, like the issue was patent. Yes. So patent they have not waived up till date. So if they are waiving this patent, then that will definitely help in manufacturing and distributing these vaccines to poor or poorest. राइट डॉक्टर निमेश, क्योंकि मानवता का इशू है और हम तो कहते हैं कि सब सुखी रहें, वसुधैव कुटुंबकम, तो क्या ये वो समय है कि हम
मानवता पर पेटेंट वगैरह ना करके वैक्सीन इक्विटी हो, सबको मिले दवा? मुझे जरूर हर लेवल पे ये लगता है कि जो आपने बात कही वो सच है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अमल करने का ये समय है। मैं एक चीज़ और जल्दी से कहना चाहूँगा, हम सबने बात की वैक्सीनेशन की, और मैं आरोग्य भारत में ही पिछले साल से कहता रहा हूँ, बायोलॉजिकल वैक्सीन एक चीज है लेकिन बिहेवियरल वैक्सीन दूसरी चीज है। और जैसे वायरस म्यूटेट कर रहा है, दोनों का महत्व है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का महत्व है। समय बस 2 मिनट ही बचे हैं। डॉक्टर हिमांशु रेड्डी, एक खबर आज ये भी आई कि DRDO ने एंटी कोविड ड्रग बनाई है, तो उसे हम कैसे समझें? और साथ ही कोविड केसेस में फंगल इन्फेक्शन की जो बात हो रही है वो क्या है? ड्रग काफी दिन से रिसर्च में था, हम लोग के भी सेक्टर्स पे उन्होंने कुछ किए थे, बट अब वो जो ड्रग्स अब आएंगे मार्केट में, डेफिनेटली इट इज अ गुड बून। हमें इट विल हेल्प इन ट्रीटमेंट। जितना भी हमारे पास जो ड्रग्स आई हैं उसको अभी यूटिलाइज करने में टाइम लगेगा, बिकॉज वी नीड मोर एक्सपीरियंस। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है फंगल इन्फेक्शन का क्या वो है, ये देखा गया कि मेनी वायरसेस पहले भी हम लोग जो स्वाइन फ्लू में भी देखते थे, जो H1N1 कहते हैं, उसमें भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। इसी तरह से कोरोना वायरस वाले इस इन्फेक्शन में भी देखा जाता है कि फेफड़े में क्योंकि इम्यून सिस्टम में हाइपर इम्यून जरूर हो जाता है, लेकिन वो ढंग से प्रोटेक्ट नहीं करता, वो खुद के बॉडी से रिएक्ट करता है, लेकिन वो बाकी इन्फेक्शन रोकता नहीं है। और इस केसेस में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं फंगस लाइक एस्परजिलोसिस, और एक और मेजर फंगस है वो है म्यूकरमाइकोसिस। ये एक्चुअली इफेक्ट करने लगते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ता है कि बहुत बार ये मरीज डायबिटिक होते हैं, और डायबिटिक्स में वैसे भी ये हाई रिस्क होते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए। और थर्ड एक चीज है जो हमारे ट्रीटमेंट में भी जो हम कह रहे थे ना, जैसे 7 दिन के बाद स्टेरॉइड यूज करना, हर एक को लगातार स्टेरॉइड्स नहीं यूज करना है जी, क्योंकि हम दवाई से भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जी। ये हम लोग देखते रहते हैं। एवरी नाउ एंड देन हम लोग को मिलते हैं केसेस जिसमें एक्चुअली मरीज को कोविड वायरस खत्म हो गया, बाकी ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन फंगल इन्फेक्शन आ जाता है, जिसके कारण वो इंप्रूवमेंट नहीं आता, फिर हम लोग को एंटी फंगल देना पड़ता है जी। इसीलिए हम लोग बार बार ये कहते रहते कि जो स्टेरॉइड्स भी हैं, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ऐसे मतलब ओवर द काउंटर करके ना यूज करें। जी जी बिल्कुल। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई लक्षण आए आप ज़रूर पहचानें, और अब तो टेलीमेडिसिन या वीडियो के माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए घर बैठे आपको राय मिलेगी। आप पैनिक ना करें और ठंडे दिमाग से बिल्कुल कोविड को हम फाइट करेंगे। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर निमेश देसाई आपका, डॉक्टर संजय राय आपका, डॉक्टर रेड्डी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। एंड इन द एंड विल ओनली प्रे टू गॉड that God bless us all. Thank you very much.